ये लेक्चर नंबर 17। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि लेट्स से हमारे पास कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स दिया जाता है या सिस्टम हमें दिया जाता है, हमसे पूछा जाता है बताओ ये सिस्टम या वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो हम किस तरीके से बताएंगे और लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। ठीक है, पहले वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखें, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे देखें दो थ्योरम लिखे हैं, थ्योरम 1 और थ्योरम 2। थ्योरम 1 पे बाद में आते हैं, थ्योरम नंबर 2 पहले देख लेते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि द सेट V1 V2 अप टू Vn, यानी कि एक सेट ऑफ वेक्टर है, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा कब? इफ एंड ओनली इफ, अगर, सिर्फ और सिर्फ अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होगा जब रैंक ऑफ ए बेसिकली क्या है, ए हमारे पास होता है उस सेट ऑफ वेक्टर से हम जनरेट करते हैं। ये हमारे पास अगर लेट से V1 V2 V3 अप टू हमारे पास Vn, जितने भी वेक्टर्स गिवन होंगे तो हम उसका एक वेक्टर जनरेट करते हैं, फिर हम नहीं सॉरी मैट्रिक्स जनरेट करते हैं उन वेक्टर से। तो अगर उन वेक्टर से जनरेट होने वाले मैट्रिक्स की रैंक बराबर होगी नंबर ऑफ वेक्टर्स के, अगर जैसे 5 वेक्टर हैं और उस मैट्रिक्स की रैंक 5 आती है, तब वो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। और वेक्टर की जो मैट्रिक्स हमने जनरेट की थी, उस मैट्रिक्स का रैंक हम कब देखते हैं? जब हम उसका रॉ एक्लॉन फॉर्म अचीव कर लेते हैं। ये मैंने आपको रैंक एंड नलिटी वाले लेक्चर में बताया था, करके दिखाया था कि कैसे हम चेक करते हैं रैंक। बहरहाल यहाँ पे दोबारा देख लीजिए, वैसे उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बहरहाल अब देखें, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आर द वेक्टर्स बिलो लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या ये तीन वेक्टर V1 V2 V3 हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है? ठीक है, तो उसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया इसका हम ए मैट्रिक्स बनाएंगे। ए का किसके बराबर होगा हमारे पास? यहाँ पे चूंकि 3 है तो V1 V2 और हम V3 तक जाएंगे, यानी कि ये बराबर होगा हमारे पास 0 1 5, यानी फर्स्ट कॉलम में आपका V1 आएगा, सेकंड कॉलम में आपका V2 आएगा, और थर्ड सॉरी 8 है, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पे 8 है, और फिर हमारे पास है 4 -1 और 0। तो ये हमने अपना ए मैट्रिक्स बना लिया। अब हम इसको रॉ एक्लॉन फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर हम उसकी रैंक देखेंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अब यहाँ पे फर्स्ट रॉ में आपके पास जो लीडिंग एलिमेंट है, जो लीडिंग 1 है आपका, ये 0 है, मतलब इसमें 0 नहीं हो सकता। ये हमें इसको इंटरचेंज करने का किसी ऐसी रॉ से जहाँ पे नॉन ज़ीरो हो फर्स्ट एलिमेंट। तो देखिए, मैं इसको सेकंड रॉ से ही इंटरचेंज कर रहा हूँ। सो इंटरचेंज, यहाँ पे मैं रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ। तो इंटरचेंज R1 एंड R2, तो ये मेरे पास जो है वो अब ऐसे बन जाएगा। ये बन जाएगा 1 2 -1 और 0 1 और 4, और ये जाएगा 5 8 और 0। हमने R1 और R2 को एक दूसरे में से इंटरचेंज कर दिया, पलट दिया। ठीक है, अब मुझे देखें फर्स्ट रॉ का फर्स्ट जो एलिमेंट होता है उसके सारे मुझे नीचे 0 चाहिए होते हैं। ये तो 0 है, लेकिन 5 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे R3 में से 5 R1 करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा कि ये 1 2 और -1 रहेगा, और ये 0 1 और 4 रहेगा। चेंजिंग किस में आएगी? इसमें आएगी, R3 में। तो ये हो जाएगा, देखिए 5 को जब 1 से करूँगा और इसमें से माइनस करूँगा हो जाएगा 0। 5 को जब 2 से करूँगा ये हो जाएगा 10। 8 -10 -2, 5 इंटू -1 इज -5, 0 -5 विल गिव मी +5। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब सेकंड रॉ का लीडिंग 1 हमें ढूंढना है, जो कि ये वाला है, हमें पता है। अब इसके नीचे भी 0 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? R3 में +2 R2 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 2 -1, और ये जाएगा 0 1 और 4, और ये 0 ही रहेगा। अब देखें, 2 इंटू 1 इज़ 2, -2 + 2 0, 2 इंटू 4 इज़ 8, 5 + 8 13। देखें, आपके पास रॉ एक्लॉन फॉर्म आ गई। ये जो है ना, ये REF कहलाती है, रॉ एक्लॉन फॉर्म। ठीक है, तो अब इसमें हम रैंक कैसे चेक करते हैं? मैंने वहाँ भी बताया था, मैं यहाँ भी बता रहा हूँ। देखें, हमें चेक करना होता है कि हमारे पास नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है। देखें, फर्स्ट रॉ जो है उसमें कोई भी, मतलब उसमें एलिमेंट ऐसा मौजूद है कि जो कि नॉन ज़ीरो है। मतलब फर्स्ट रॉ में देयर आर एलिमेंट्स विच आर नॉन ज़ीरो। सेकंड रॉ में भी
2 एलिमेंट ऐसे मौजूद हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं, और थर्ड रॉ में भी एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो कि नॉन ज़ीरो, यानी इसमें से कोई भी रॉ पूरी कंप्लीटली ज़ीरो नहीं है। कंप्लीटली ज़ीरो का मतलब ये है कि पूरी रॉ में नॉन ज़ीरो एलिमेंट है ही नहीं, सिर्फ ज़ीरो और ज़ीरो है। तो ऐसा कोई केस यहाँ पे दिख रहा नहीं है, यानी कि ये नॉन ज़ीरो रोज़ इसमें कितनी हो गई, 3, यानी कि जितनी नॉन ज़ीरो रोज़ होती हैं मैंने बताया था वहाँ पे कि वही उसकी रैंक होती है, यानी कि रैंक ऑफ ए ये बराबर हो गई 3। और अब देखें आपके पास वेक्टर कितने की बनते हैं, 1 2 3, यानी कि ये बराबर है n के। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट हमारे पास आया कि v1 v2 एंड v3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो कि थ्योरम से बात साबित हो रही थी कि हमने कहा था कि जब रैंक और नंबर ऑफ वेक्टर बराबर होंगे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे, जो कि यहाँ पे हो रहा है कि इसकी रैंक 3 थी, नंबर ऑफ वेक्टर 3 थे, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक और बात मैं देखें मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि हमारा सारे मकसद में ना गोल ये होता है कि हमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई करानी होती है लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट के केस में, कि हमारे पास x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस x3 v3 इक्वल्स टू 0 है, यानी कि ये v1 v2 v3 का एक ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन जिससे हमेशा जीरो वेक्टर प्रोड्यूस हो, जीरो इज बेसिकली जीरो वेक्टर है। और हमारा गोल होता है x1 x2 और x3 की ऐसी वैल्यूज फाइंड करना कि जिससे ये पॉसिबल हो सके। लीनियरली इंडिपेंडेंट के केस में, यानी कि इस सवाल के केस में, ये x1 बराबर होता है x2 के, ये बराबर होता है x3 के, और ये तीनों बराबर होते हैं ज़ीरो के। मतलब ये है कि 0v1 प्लस 0v2 प्लस 0v3 इज इक्वल्स टू 0। सेटिस्फाई तो हो रहा है ना, लेकिन बस इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे x1 x2 x3 सिर्फ और सिर्फ 0 ही हो सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रिवियल, यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हमने अब तक इतनी बात की कि हमारे पास 3 वेक्टर गिवन थे, हमने उनकी रैंक चेक की, रैंक बराबर आई नंबर वेक्टर के, हमने कहा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसका मतलब वाज़ेह तौर पर यही है कि x1 x2 x3 की, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए x1 x2 x3 जो हमें चाहिए होता है वो इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 पॉसिबल है। ठीक है, वो ज़ीरो ही आएंगे, और इसका मतलब ये भी होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि ज़ीरो वेक्टर ऑब्टेन करने के लिए, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ज़ीरो लाने के लिए आपके पास लीनियर इंडिपेंडेंट में सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन तब है कि जब x1 x2 x3 ज़ीरो हो। मतलब अगर मैं x1 को ज़रा सा भी चेंज कर दूं तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, तीनों के तीनों ज़ीरो होना ज़रूरी है। अब आ जाएं लीनियरली डिपेंडेंट के केस के ऊपर। तो लीनियरली डिपेंड, मैं अगले पेज पे चला जाता हूँ, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो लीनियरली डिपेंडेंट के केस में क्या होगा, ठीक है। तो लीनियरली डिपेंडेंट के लिए भी मैं आपके लिए एक एग्जांपल पिक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मिसाल के तौर पे मान लीजिए उन्होंने आपको फिर से दिए हैं 3 वेक्टर्स, v1 जो कि आपको दिया हुआ है उन्होंने 1 2 और 3, ठीक है, और v2 दिया है उन्होंने आपको, वो दिया है उन्होंने आपको 4 5 और 6, और आपको उन्होंने v3 दिया है 2 1 और 0। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि बताओ ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो वही हम क्राइटेरिया रखेंगे अपना, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको भी बताया था कि ए कैसे बनाएंगे, कि 1 2 और 3, फर्स्ट कॉलम में पहला वेक्टर आ जाएगा, सेकंड कॉलम में आपका दूसरा वेक्टर आ जाएगा, और थर्ड कॉलम में आपके पास तीसरा वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखें आपको फर्स्ट रॉ का लीडिंग वन जो है उसके नीचे दोनों जीरो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, R2 माइनस 2 R1 करूँगा और R3 माइनस 3 R1 करूँगा। तो मेरे पास मैट्रिक्स बन जाएगा 1 4 2, और ये बन जाएगा 0। जब 2 को 4 से करूँगा बनेगा 8 5 माइनस 8 विल गिव मी माइनस 3। 2 इंटू 4 इज माइनस 2 इंटू 4 2 इज 4, 1 माइनस 4 इज माइनस 3, 3 into 1 is 3, 3 minus 3 is 0, 3 into 4 is 12, 6 minus 12 is minus 6, 3 into 2 is 6, 0 minus 6 is minus 6. Now,
आई वांट दिस माइनस थ्री टू बी वन, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सिंपली माइनस के 1/3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ R2 को। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 4 और 2, ये बन जाएगा 0 1 और 1, और ये तो सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है, अब मुझे देखें सेकंड रॉ के फर्स्ट लीडिंग वन के नीचे 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि R3 में प्लस कर दूंगा 6 R2, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 4 2 0 1 और 1, ये हो जाएगा 0। 6 इंटू वन इज 6, माइनस 6 प्लस 6 0, 6 इंटू वन इज 6, माइनस 6 प्लस 6 0। ये हमारे पास आर ई एफ आ गई। आर ई एफ का मतलब मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपके पास हर रॉ में ना एक लीडिंग वन होता है। फर्स्ट रॉ का लीडिंग वन ये है, सेकंड रॉ का लीडिंग वन ये है, इन दोनों के नीचे 0 0 आ गए। इसका मतलब जब भी लीडिंग वंस के नीचे 0 आते जाएंगे, वो रॉ इक्लॉन फॉर्म के क्लोज होते जाएगा। अब आगे तो कोई ऐसी रॉ है नहीं जिसके नीचे मुझे 0 करना है, तो ये रॉ इक्लॉन फॉर्म अचीव होगी। ठीक है, अब देखें इसका रैंक क्या है। देखें फर्स्ट रॉ में नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद है, सेकंड रॉ में नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद है, थर्ड रॉ एक ऐसी रॉ है कि जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो पूरी की पूरी रॉ जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए क्या बन गया, ये बन गया, देखिए नॉन जीरो कितनी है, 2 है, तो ये रैंक बन गया 2। लेकिन नंबर ऑफ वेक्टर कितने थे, ये एन के बराबर तो नहीं है, यानी नंबर वेक्टर तो 3 थे ना, ये तो 3 थे, v1 v2 v3, तो रैंक और नंबर वेक्टर बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास केस बन जाता है लीनियरली डिपेंडेंट का। ठीक है, यानी v1 v2 एंड v3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, और अब इसमें x1 x2 x3 क्या होंगे, तो देखें x3 है ना। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि देखें जब भी आपके पास ऐसा केस प्रोड्यूस हो जाए कि जिसमें आपके पास रैंक और नंबर वेक्टर बराबर नहीं आएंगे, मतलब रैंक कम होगी नंबर वेक्टर से, तो वहाँ पे आपके पास एक ना एक कोई ना कोई फ्री पैरामीटर एग्जिस्ट करेंगे। अब देखें फर्स्ट रॉ में जो 1 है, ये बेसिकली x1 को डिनोट कर रहा है ना, तो जिनको नहीं पता वो पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो ये देखें इसका लीडिंग वन मौजूद है, x2 का लीडिंग वन मौजूद है, x3 का तो कोई मौजूद नहीं, यानी x3 हमारे पास फ्री वेरिएबल होगा। ठीक है, तो वी विल लेट x3 इज इक्वल्स टू t। तो इसके चलते सेकंड रॉ से हमें क्या मिल रहा है कि x2 बराबर होगा, जब ये वन उधर जाएगा विच इज़ बेसिकली x3, तो ये माइनस का t बनेगा, और x1 हमारे पास यहाँ से आएगा, ये बन जाएगा माइनस का 2t, और ये बन जाएगा माइनस का 4x2 विच इज़ माइनस टी, तो प्लस 4t इक्वल्स टू 2t। ठीक है, यहाँ से आपके पास x1 x2 x3 की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब फॉर लेट से फॉर t इज इक्वल्स टू 2, x1 आपके पास बन जाएगा 4, x2 आपके पास बन जाएगा -2, और x3 आपके पास बन जाएगा, ये बन जाएगा 2। ठीक है, तो हमने कहा था कि हमें एक इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है विच इज़ दिस x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस x3 v3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब इसमें के अंदर ये वैल्यूज पुट करते चले जाएं, तो ये बन जाएगा, सॉरी 2 नहीं आएगा, 4 आएगा। तो देखें ये बन जाएगा 4v1 प्लस -2v2 प्लस 2v3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अब अगर आप देखो ना, नोटिस करो, तो अगर मैं u2 को उधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 4v1 प्लस 2v3 इज इक्वल्स टू 2v2, और अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाएगा 2v1 प्लस v3 इज इक्वल्स टू v2। अब ये आपको बता क्या रहा है, इस रिजल्ट से आप क्या बता सकते हो, इस रिजल्ट से आप ये बता सकते हो कि जो v2 है ना, ये स्पैन ऑफ v1 और v3 को बिलोंग करता है। अब स्पैन मैंने आपको बताया था एक ऐसा वेक्टर सेट होता है जिसमें आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनते चले जाते हैं वो सारे उसमें अंदर लाया करते हैं। तो v2 देखें, v2 मैं v1 और v3 के एक लीनियर कॉम्बिनेशन से बना सकता हूँ। तो क्या मतलब v2 उस स्पैन वाले, यानी स्पैन वाले मतलब क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन वाला जो सेट है उसका एक एलिमेंट निकला। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई केस आएगा ना कि कोई एक वेक्टर किसी दूसरे बाकी दो का या
कोई दो वेक्टर बाकी किसी एक वेक्टर का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन करने की वजह से जनरेट होता है, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाता है। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाता है। और एक और चीज़ देखें, लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या था, हमारे पास x1 x2 x3 सिर्फ और सिर्फ जीरो थे। लेकिन इस केस में आप देखो, आपने x1 x2 x3 जीरो तो कोई भी नहीं रखा, लेकिन फिर भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हमेशा आपका होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर मैं जीरो रखूं तो ठीक है, सेटिस्फाई तो होगा, लेकिन जीरो के अलावा भी मेरे पास ऐसे वैल्यूज मौजूद हैं जिससे वो सेटिस्फाई हो रही है। अब आ जाए थ्योरम वन पे। मैंने आपको बचा के रखा था थ्योरम वन से भी। अब पढ़ें। द सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 अप टू vn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ, गौर करें, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ जीरो कैन बी रिटन इन ओनली वन वे एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v2 v1 v2 अप टू vn। मतलब इन अदर वर्ड्स, अगर यहाँ पे मैंने x1 लिख रखा है, उन्होंने t1 लिख रखा है, कि t1 v1 प्लस t2 v2 प्लस tn vn इज इक्वल टू जीरो, अगर ये सेटिस्फाई करनी है तो ये ज़रूरी है कि T1 T2 और Tn ये क्या हो, सारे ज़ीरो हों, टू प्रूव के वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर एक सेट ऑफ वेक्टर अगर आपको बताना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये ज़रूरी है कि ये T1 T2 अप टू Tn, मैंने आपको क्या बताया था, x1 x2 x3 जितने भी हैं वो सारे ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो अगर वो ज़ीरो होंगे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर वो ज़ीरो नहीं होंगे, मतलब ज़ीरो के अलावा होंगे कोई, मतलब T1 T2 अगर ज़ीरो ना हो, कोई और वैल्यू हो, फिर भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट का केस बन जाएगा, जो कि ये वाला केस है। ठीक है, देखें यहाँ पे जीरो के अलावा पुट की वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट, यानी कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये सारी कहानी होती है लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक करने में। तो आई होप आपको समझ आई होगी। इन अ नटशेल, इफ, बहुत सिंपल, if R is equals to n, linearly independent, and R is not equals to n, linearly dependent। ठीक है, ये सारी बात थी सबसे मेन। तो बस ये याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।